गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है या व्यष्टि समव्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका जो डिवीज़न है या विभाजन है वो किया था प्रोफेसर रैगनर फिश ने। प्रोफेसर रैगनर फिश ने 1933 में अर्थशास्त्र के दो भाग कर दिए, एक माइक्रो के रूप में, एक मैक्रो के रूप में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा हम कह सकते हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र। ऐसा उन्होंने अध्ययन की सुविधा के लिए किया था ताकि हम बारीकी से अर्थशास्त्र को समझ सकें। देखिए, बात करेंगे आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटे छोटे समूहों की आर्थिक गतिविधियों और व्यवहार का अध्ययन। इसका ये मीनिंग होता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे छोटे समूहों को हम उन्हीं गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जो किससे रिलेटेड हो, आर्थिक गतिविधियों से, और उनका ही हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है, वस्तुओं सेवाओं का मूल्य निर्धारण, यानी कि जो मांग के नियम होते हैं, सब जो पूर्ति के नियम होते हैं, उपभोक्ता के नियम है या उत्पादन के नियम है, उन सभी का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसीलिए वस्तुओं सेवाओं का मूल्य निर्धारण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। सेकंड, अभी मैंने मांग और पूर्ति की बात की, तो मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत होता है उसी का भी हम अध्ययन कहाँ करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उत्पादन के साधनों के मूल्य निर्धारण का, उत्पादन के साधन आपको पता होगा कि मुख्य रूप से जैसे हम बात करें भूमि की, लैंड, हम बात करें कैपिटल यानी पूंजी की, ये भी कौन सा हुआ, साधन हुआ। अगर हम बात करें हमारे मजदूरी की यानी कि वेजेस की, तो भी किसका हुआ, ये उत्पादन का साधन है। और लास्ट एक उद्यमी को मिलने वाला लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो वो भी क्या है, उत्पादन का साधन है। कल्याण अर्थशास्त्र का भी अध्ययन कहाँ किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। कल्याण अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि धन से ज़्यादा हमने मनुष्य को महत्व दिया है, तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट का, वो कहाँ किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। किस में किया जाएगा, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ देखते हैं। यहाँ हम बात करते हैं माइक्रो शब्द, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द माइक्रो से हुई है, यानी कौन सा है, ग्रीक एक वर्ड है, यानी यूनानी एक शब्द है, माइक्रो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म यानी छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ ज्ञान के उस शाखा से है जिसके अंतर्गत व्यवस्था के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है, यानी किसका किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स का। अन्य शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा से है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं, या विशिष्ट उद्योग की बात करते हैं। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम एक छोटे से अध्ययन की बात करते हैं जिसमें एक व्यक्ति, एक फर्म या उद्योग के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और यहाँ हम कह सकते हैं कि अध्ययन की इकाई उपभोग, परिवार, फर्म और उद्योग से होती हैं, यानी कि जो भी हम निर्णय लिए जाते हैं वो पर्टिकुलर एक ही कंसेप्ट पे ध्यान देकर लिए जाते हैं। ये आपका इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम बात करते हैं हेंडरसन एंड क्वार्ट की डेफिनेशन, जिनमें उन्होंने क्या कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति या व्यक्तियों के निश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि हेंडरसन और क्वार्ट बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि या तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अध्ययन करेंगे हम, उसकी इकोनॉमिक जो भी कह सकते हैं एक्टिविटीज़, जैसे कि वो क्या उपभोग कर रहा है, उसकी आय कितनी है, उसका अध्ययन कर सकते हैं, या फिर एक व्यक्तियों का एक छोटे से समूह की बात करेंगे, ग्रुप की, कि उनकी क्या इनकम है, उनका क्या कंजप्शन है। ठीक है, तो ये जो भी क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, राइट। इसके साथ सेकंड डेफिनेशन देखते हैं हम, वाटसन की डेफिनेशन। और वाटसन ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है, ये उपभोक्ता, उत्पादक और बाजार के व्यवहार से संबंधित हैं। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोग करने के लिए क्या क्या नियम लागू होते हैं, जैसे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, या हम प्रतिस्थापन का नियम है, सब्स्टिट्यूट का नियम है, या मार्केट है जिसमें कि आप देखते हैं परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इन सब के व्यवहार का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में।
राइट। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं प्रोफेसर बॉल्डिंग की डेफिनेशन, जिन्होंने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तित्व, कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग और वस्तु का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ये भी बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उत्पादक से संबंधित और उत्पादक और उपभोग से संबंधित अध्ययन करते हैं। देखिए, उपभोग का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर वो क्या कंजप्शन करता है, कैसे उसको संतुष्टि मिलती है, कैसे उसकी इनकम निश्चित होती है और वो संतुष्टि का स्तर प्राप्त करता है, राइट। और दूसरा ये है कि एक उत्पादन करने वाला व्यक्ति जब किसी मजदूर को मजदूरी देता है तो उसको कौन कौन से नियम का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम बात करें कि एक उद्यमी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिट किस बेस पे हो रहा है, क्या वो जोखिम ज़्यादा उठा रहा है या भविष्य में अनिश्चितता है या किस कारण से। तो इन सब का जो अध्ययन है वो हम कहाँ करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो बिल्कुल कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनके ऊपर इनकी डेफिनेशन थी प्रोफेसर बॉल्डिंग की। एक नेक्स्ट डेफिनेशन है फोर्थ प्रोफेसर लेफ्टविच की, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोग साधनों के स्वामी व्यापारिक फर्मों की आर्थिक क्रियाओं से है। उपभोग का यानी कि एक उपभोक्ता कैसे उपभोग करता है, साधनों के स्वामी का जैसे हम बात करें कि अगर हमें अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए भूमि की आवश्यकता है तो वो भूमि अगर हम किराए पे लेते हैं तो हमें उसके बदले में एक भूमि हमने किराए पे ली, एक लैंड को हमने क्या किया, उधार लिया है किसी से काम करने के लिए, तो उसके बदले में आप क्या चुकाएंगे, लगान चुकाएंगे यानी रेंट चुकाएंगे। तो साधन के स्वामी की बात करें कि उसको कितना रेंट देना है, राइट। यानी व्यक्तिगत फर्मों की आर्थिक क्रियाएं कि एक फर्म जो है वो कैसे उत्पादन करती है, कैसे वो उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो इन सब गतिविधियों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप यानी क्षेत्र। क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्षेत्र। देखिए पहला क्षेत्र क्या कह रहा है, स्कोप क्या कह रहा है, कल्याण अर्थशास्त्र। इसमें क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसका अध्ययन किया जाता है, कल्याण अर्थशास्त्र का। कल्याण अर्थशास्त्र में धन को केवल साधन माना है, न कि साध्य। धन को क्या माना है, सिर्फ एक उपयोग करने का सामान मांगा है, ना कि सब कुछ। मनुष्य धन के लिए नहीं बना बल्कि धन मनुष्य के लिए बना है। देखिए सबसे पहली बात आती है कि कल्याण अर्थशास्त्र किसने दिया था, तो कल्याण अर्थशास्त्र दिया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल ने बताया कि एक धन है उसका सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि एक मानव धन का उपयोग करता है जिससे मानव का कल्याण हो सके। यानी कि प्रोफेसर मार्शल ने हमें बताया कि धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिकतम महत्व दिया गया और वास्तविक मनुष्य का अध्ययन भी कल्याण अर्थशास्त्र में किया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र हमें बताता है कि धन का सिर्फ ऐसे उपयोग करें जिससे मानव कल्याण अधिक से अधिक हो पाए। तो राइट, तो पहला जो है कल्याण अर्थशास्त्र। सेकंड हमारा पॉइंट है उपभोग के नियम, लॉ ऑफ कंजप्शन। लॉ ऑफ कंजप्शन का मतलब हो गया कि जितने भी अगर हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं उसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं उसका अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग की लोच आदि नियमों का अध्ययन किया जाता है। देखिए जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, कंजप्शन करते हैं, क्यों क्यों उसमें क्या हो गया, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि में कमी आती रहती है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ का उपभोग करते हैं तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि हमें उसके उपभोग से क्या होती है, घटती हुई यूटिलिटी मिलती है, यानी कि कह सकते हैं उसका स्तर धीरे धीरे घटता है, राइट। उसी तरह से सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसे प्रतिस्थापन का नियम, सब्स्टिट्यूट लॉ भी कहते हैं। देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम का मतलब होता है कि एक उपभोक्ता है जिसके पास आय निश्चित होती है, ठीक है, और वो क्या चाहता है कि मैं इस आय का विभाजन इस तरह से करूं किसी वस्तुओं पे कि उन सब से मिलने वाला संतुष्टि का स्तर बराबर हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है तो वह इसका अनेक प्रयोग इस प्रकार करेगा कि उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो उनसे बराबर मिले।
मांग का नियम आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कीमत कम होती है, जैसे ही प्राइस मार्केट में डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी मांग आराम से बढ़ जाएगी। यानी कि हमें पता चले कि बाज़ार में किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड जो है पहले हम नहीं करते थे क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा थी, तो लेकिन अब डिमांड करने लग गए क्योंकि उसकी प्राइस कम हो रही है इसलिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें पता चले कि जिस चीज़ का हम उपभोग करते हैं उसकी प्राइस सडनली बढ़ गई है, ठीक है, तो हम उसकी मांग क्या करेंगे, कम कर देंगे क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है, राइट। उसी तरह से मांग की लोच, मांग की लोच का मतलब होता है कि एक वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में कितने प्रतिशत कमी आई, यानी कि हम कहें कि एक प्राइस बढ़ने पर उसकी मांग में कितनी कमी आएगी, उसको हम क्या कह सकते हैं, मांग की लोच में अध्ययन करेंगे, राइट। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को बाजार मूल्य में विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार बांटना है। यानी कि आपको पता होगा कि एक जो भी उपयोग करने वाला है यानी कंज्यूमर, उपभोक्ता, वो अधिक से अधिक संतुष्टि चाहने के लिए क्या करेगा, वो अपनी आय का विभाजन इस तरह से करे कि उसे संतुष्टि बराबर मिले, राइट। तो ये हो गया हमारा उपभोग का नियम। बात करते हैं तीसरा, उत्पादन का नियम यानी लॉ ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इसमें मुख्यतः विशेष श्रम, विशेष उद्योग, उत्पादन से संबंधित नियम, उत्पादन फलन आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक उत्पादन करने वाला देखता है कि मुझे पैमाने के प्रतिफल कितने मिलेंगे, यानी अगर मैं एक साथ माल को खरीद लूँ, यानी एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि अगर मैं एक साथ माल को खरीद लूँ तो क्या मुझे उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, या वो देखेगा कि जिस तरह से जैसा मैं इनपुट यूज़ कर रहा हूँ तो क्या वैसा ही मुझे आउटपुट मिलेगा। यानी जैसा वो अच्छी क्वालिटी का माल यूज़ करेगा तो जाहिर है कि उसे वो प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा बनेगा। तो उत्पादन के जितने भी नियम होते हैं, पैमाने के प्रतिफल हो गया, उत्पादन फलन हुआ, प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये जितने भी हैं वो कहाँ अध्ययन करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फोर्थ हमारा कह रहा है संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन। यानी कि हमें पता है कि देखिए प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं वो सारे क्या हैं, बहुत लिमिटेड है यानी सीमित है, तो हमें उसका क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना है ताकि उन संसाधन का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ, यानी उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर पाएँ, जिससे हमें क्या मिले, हमारे बिजनेस को या उपभोक्ता को सबको क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिल पाए। तो ये कौन बताता है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे करना है, तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जो हमें बताता है कि कितनी कुशलता के साथ हमें प्रयोग करना है, संसाधनों का आवंटन इस तरह से करना है, यानी संसाधनों का विभाजन इस तरह से करना है कि हम उसका कुशलतापूर्वक प्रयोग कर पाएँ, राइट। फिफ्थ हमारा पॉइंट है वस्तु कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत कीमत सिद्धांत के नाम से भी प्रसिद्ध है या कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कीमत सिद्धांत का जैसे ही पॉइंट आता है उसमें हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के मार्केट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार यानी मोनोपोली, विभेदात्मक एकाधिकार यानी डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली आदि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि एकाधिकार जो मार्केट होता है, यानी हम बात करें मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट में एक ही बेचने वाला होता है, यानी एक ही सेलर होता है और ख़रीदने वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे बेचने वाला अपनी प्राइस को कितना भी हायर रख सकता है तो वह इसका प्रॉफिट उठा सकता है। तो अलग अलग बाज़ार में वस्तु की कीमत क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। तो इस सब का निर्धारण कि कौन से बाज़ार में कैसे वस्तु की कीमत का निर्धारण हो, ये कहाँ अध्ययन करेंगे हम, ये करेंगे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी कि जितने भी तरह के अलग अलग मार्केट होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, इन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। 6 पॉइंट हमारा स्कोप का कह रहा है कि साधन कीमत सिद्धांत। देखिए वितरण के सिद्धांतों को प्राय साधन कीमत सिद्धांत कहते हैं। वितरण के सिद्धांत यानी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का मतलब होता है कि एक उत्पादन करने वाला अकेला उत्पादन नहीं करता, वो अपने साथ में बहुत से लोगों को मिलाकर फिर उत्पादन करता है। जैसे कि एक उत्पादन करने वाले को एक मजदूर की ज़रूरत होगी तो उसके लिए क्या चुकाएगा, मजदूरी चुकाएगा यानी वेजेस देगा। एक
उत्पादन करने वाले को एक भूमि की आवश्यकता होगी, एक बिल्डिंग की आवश्यकता होगी, तो इसके बदले में वो क्या चुकाएगा, लगान यानी रेंट पे करेगा। एक उत्पादन करने वाले को उत्पादन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए क्या चुकाएगा, अगर वो बैंक से लेके आ रहा है या कहीं वित्तीय संस्था से लेके आ रहा है तो उसे ब्याज देना होगा। उसी के साथ में लाभ। अब सब इन सब को देने के बाद में एक उद्यमी को, क्योंकि उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसने जोखिम ली है कि मेरा उत्पादन चलेगा, बिकेगा, मार्केट में जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके बदले में उसके क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो कहने का मतलब है कि एक आय का अलग अलग वितरण किया जाता है, किसी एक के पास नहीं रहकर ये अलग अलग रूप में इसका वितरण होता है। इसीलिए इसे वितरण का सिद्धांत या इन्हें फैक्टर कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी फैक्टर प्राइसिंग। ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे फैक्टर कहलाते हैं। तो इन सब का अध्ययन भी हम कहाँ करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देखिए, हमने अभी तक डेफिनेशन देखा, उसके साथ में हमने उसके क्षेत्र, स्कोप देखे। अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व यानी उपयोग। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता चल जाता है कि अपने संसाधनों का हमें कैसे कुशलतापूर्वक एफिशिएंसी से काम करना है, जिससे हम क्या करें कि अनएफिशिएंसी वर्क से दूर होते जाएं। ऐसा प्रोफेसर लर्नर ने कहा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को देखते हुए। यानी प्रोफेसर लर्नर ने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व इतना इम्पॉर्टेंट है कि यह न केवल अकुशलताओं को दूर करने का उपाय बताता है, वरन यह कुशलताओं की दशाओं को प्राप्त करने के संबंध में सुझाव भी देता है। यानी कि आपको कैसे कार्य करना है, एक उपभोक्ता को कैसे उपभोग करना है, एक उत्पादनकर्ता को कैसे उत्पादन करना है, ठीक है, आय का वितरण किस प्रकार होगा, तो इन सब के बारे में जानकारी कौन देता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र देता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के कारण ही हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हमारे बाज़ार में या किसी भी जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के लिए देखिए, इसके फर्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन इंडिविजुअल डिसीजन, यानी व्यक्तिगत निर्णय आर्थिक निर्णय में सहायक। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, इसकी डेफिनेशन में ही हमने देखा था, राइट। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक उपभोक्ता इस बात का निर्णय कर सकता है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वह कितनी मात्रा का क्रय करेगा। यानी कि एक कंज्यूमर को एक अगर ये डिसीजन लेना है कि उसके पास में ये जो डिफरेंट प्राइस की चीज़ मिल रही है मार्केट में, अलग अलग प्राइस की वस्तु, उसको कैसे वो खरीदे, कितनी मात्रा में खरीदें, तो वो किस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता कर सकता है कि उसे क्या करना चाहिए, राइट। एक उत्पादन करने वाले को फैक्टर प्राइसिंग या सबकी प्राइस को देख के उसे पता चल जाएगा कि मुझे कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। तो एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत उद्योग, एक व्यक्तिगत इकाई, एक परिवार, इन सब के अध्ययन में इम्पॉर्टेंट रोल है किसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आर यू क्लियर। सेकंड पॉइंट है आर्थिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक। देखिए, आपको पता होगा कि हमें कभी भी कोई समस्या अगर हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं, पहले उन समस्या का छोटा छोटा रूप चेक करते हैं, उसकी छोटी छोटी बात को चेक करते हैं और फिर उस बातों को समझकर हम बता सकते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या कैसे बनी और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके लिए सुझाव भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करके हम अर्थव्यवस्था की, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। यानी जो भी समस्या है उसका पूर्ण रूप से समाधान कब किया जा सकता है, जब आप उसकी छोटी छोटी इकाई का या छोटी छोटी समस्याओं का अध्ययन कर लेंगे, तब आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करने के बाद में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करना सरल हो जाता है। जिस प्रकार से सैमुएल्सन ने कहा है कि यह नहीं समझना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वहीन है, यानी कि बड़ा चित्र अपने छोटे छोटे भागों से ही बनता है।
यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसकी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। क्यों इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है? कि ये तो छोटे छोटे बातों का अध्ययन करता है, जबकि आपको पता होगा कि जब भी हम कोई पिक्चर बनाने बैठते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, तो पहले उसके छोटे छोटे पार्ट को बनाते हैं और फिर जाके वो एक संपूर्ण पिक्चर बनती है। तो उसी तरह से अगर आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी समस्याओं का अध्ययन कर लिया है, एक व्यक्ति का अध्ययन कर लिया है, एक फर्म का, एक उद्योग का अध्ययन कर लिया है, तो आप अपने बड़े स्तर की जो प्रॉब्लम आ रही है अर्थव्यवस्था में, उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। राइट। थर्ड पॉइंट है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक करता है। आर्थिक नीति का मतलब होता है कि सरकार समय समय पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे सरकार है वो डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, या हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, या फिर हम बात करें मजदूरी नीति, आयात निर्यात नीति। तो ये जो अलग अलग नीति बनाती हैं, इनकी नीतियों को बनाने के लिए या इन नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उन नीतियों के निर्माण के लिए पहले से ही छोटी छोटी बातों का या छोटी छोटी समस्याओं का अध्ययन कर लिया जाता है, ताकि हम अपनी जो भविष्य में बनने वाली जो बड़ी बड़ी नीति है, पॉलिसीज़ हैं, उनको बहुत अच्छे से बना पाएँ। तो यानी कि हमें पहले से ही मजदूरी का, कीमत का या व्यक्तिगत उपभोग, बाजार का, बाजार में मांग और पूर्ति, इन सब की जानकारी अगर हमें होगी तो हमारे देश की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि पूरी की पूरी किस पे डिपेंड होती है, बाजार के मांग और पूर्ति पे, तो बहुत अच्छे से बनाई जा सकती हैं। राइट। फोर्थ हमारा पॉइंट है आर्थिक कल्याण की जांच। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से ये अलग अलग नीतियाँ बनाई जाती है, जैसे बात करें हम बात करते हैं राजकोषीय नीति की। देखिए, राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीति। उसमें क्या होता है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, टैक्स, बजट, आपका ये सब सम्मिलित होते हैं राजकोषीय नीति में। आपने देखा होगा कि हमारी जो कर प्रणाली है, कर प्रणाली का मतलब जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं, वो टैक्स पॉलिसी में क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगता है। किसी अगर हम बात करें कि डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपको पता है अलग अलग रूप से हमें कर चुकाना पड़ता है सरकार को समय समय पर। तो जब एक व्यक्ति कर चुकाता है, टैक्स पे करता है, तो ये टैक्स पे करने पर ये इनकम कहाँ जाती है, सरकार के पास में। अब जब वो पर्सन या कोई भी फर्म है वो टैक्स पे करती है, तो उसके लिए तो क्या हुआ, सैक्रिफाइस हुआ वो टैक्स। क्यों? क्योंकि उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो सैक्रिफाइस हुआ, यानी त्याग करना पड़ा। राइट। अब सरकार के पास ये इनकम जाती है, सरकार के पास ये टैक्स की इनकम होती है, तो सरकार क्या करता है, सरकार करते हैं कि उन इनकम का अलग अलग प्लानिंग बनाकर, अलग अलग नियोजन बनाकर क्या करती है, जनता पर खर्च करती है। तो जनता पर खर्च करेगी तो देखिए, अगर वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने टैक्स 2000 का चुकाया है, लेकिन सरकार जनता के लिए प्लानिंग अगर 4000 की कर रहा है, 4000 का कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि त्याग जो है वो कम है और हमारे लिए जो लाभ की योजना है वो ज़्यादा है, तो हमारे लिए आर्थिक कल्याण में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करें तो यानी सरकार टैक्स हम पे ज़्यादा लगा रही है और सरकार हमारे लिए कोई प्लानिंग नहीं लेके आ रही, कोई योजनाएं नहीं लेके आ रही है पब्लिक के लिए, तो क्या होगा, हमारे आर्थिक कल्याण में कमी होगी। ठीक है। देखिए, फिफ्थ पॉइंट देखिए, क्षेत्रीय नीति निर्धारण में सहायक, यानी हेल्पफुल इन रीजनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो क्षेत्र नीति निर्धारण में सहायक करता है। अभी देखिए, हमने अभी बात करी पॉलिसीज़ की, तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर फर्म में अगर कोई समस्या आती है, जैसे कोई फर्म है उसमें समस्या आ रही है, किसी भी जैसे सूती वस्त्र की अगर कोई समस्या आई है, तो उस समस्या का जिस तरह से हमने समाधान किया है, अगर वही समस्या बड़े स्तर पर आएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने छोटे स्तर पर उस समस्या का समाधान कर चुके हैं, तो हम उस बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी उस जैसी, तो उसका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी नीति निर्धारण करने में ये व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करेगा, सरकार को सपोर्ट करेगा सरकारी नीतियाँ बनाने में। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी बातों का अध्ययन किया जाता है, जिससे एक मैनेजर अपना निर्णय बहुत अच्छे से ले सकता है। ठीक है। जैसे हम बात करें प्रबंधक को अगर अपने उत्पादन की कीमत निर्धारण करनी है, ठीक है, या उत्पादन क्वांटिटी देखनी, मैं कितनी मात्रा का उत्पादन करूं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके बहुत आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो पहले भी आ चुका है, मूल्य निर्धारण और संसाधनों का आवंटन।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें सैद्धांतिक ज्ञान यानी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हम इसको व्यावहारिक रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं मांग और पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है, और इसे हमने मार्केट में अप्लाई होते हुए भी देखा, यानी व्यावहारिक रूप से भी देखा। तो ये सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमें पता है कि जब भी प्राइस कम होगी, कीमत कम होगी, तो बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी। जैसे बात करें अभी वर्तमान में, तो सोने के जो प्राइस है, गोल्ड का प्राइस जैसे बहुत हायर हो गया है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई? डाउन हो गई। तो ये सब हमने अध्ययन कहाँ किया? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया, जिससे हम सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र ही हमें बताता है कि संसाधन बहुत लिमिटेड है, कम है, और उनका हमें उपयोग अच्छे से कुशलतापूर्वक करना है, राइट। यानी अगर किसी बाजार में वस्तु का प्राइस अगर देखना है कि प्राइस क्या है, तो इसका अध्ययन भी कहाँ करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट है हमारा वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव का अध्ययन। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें बिल्कुल क्लियर बताता है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है। ये बताता है कि कौन सी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है, कैसी सप्लाई हो रही है, कैसी पूर्ति हो रही है, क्या हम भविष्य में इसकी पूर्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि व्यवसाय से परिवार की ओर कौन सी वस्तुएं जा रही हैं, उन कौन सी सेवाएं जा रही हैं, ठीक है। तो उनके प्रभाव का अध्ययन, यानी कि हमने देखा कि अभी जैसे लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हुई, तो ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन हम कहाँ देखते हैं? ये अध्ययन हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव का अध्ययन, उसकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण का, ये हम सब कहाँ देखते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, राइट। 9 पॉइंट है व्यक्तिगत क्षेत्र की समस्या का समाधान। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन करता है, उनका विश्लेषण करता है, ठीक है, ताकि आर्थिक समस्याएं जो बड़े स्तर पर आती हैं उसे समाधान कर सकते हैं। पहले भी ये पॉइंट आ चुका है 9 पॉइंट कि व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करके हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेखीय कार्यक्रम। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी रेखीय कार्यक्रम है, इसको देने वाले कौन थे? इनको देने वाले वो थे लियोनिद कांतोविच। कौन थे? लियोनिद कांतोविच। लियोनिद कांतोविच ने सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये लीनियर प्रोग्राम दिया था, क्योंकि जब वो यूएसए के एयरफोर्स में काम करते थे उस समय, जब उन्होंने देखा कि सेना के पास में रिसोर्सेज कम है, यानी संसाधन कम है, लेकिन हमें अधिक से अधिक काम करना अभी बाकी है, तो उन्होंने एक नया समीकरण बताया, या हम कह सकते हैं एक नया प्रोजेक्ट बताया, जिसका नाम उन्होंने रखा था रेखीय कार्यक्रम। यह किसी भी उत्पादनकर्ता को ये बताता है कि उसके पास में क्या संसाधन ज़्यादा है, क्या संसाधन कम है, तो जिससे वो पहले से ही अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाए। रेखीय कार्यक्रम का मतलब होता है कि अगर हमारे पास संसाधन कम है तो हमें उसका कैसे कुशलतापूर्वक एफिशिएंसी से काम पूरा करना है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहे, राइट। एक उपभोक्ता है, उसको ये पता रहे कि मुझे अभी क्या उपभोग करना है, ठीक है। तो मेन जो रेखीय कार्यक्रम का जो मतलब था वो ये था कि संसाधन अगर कम है तो उनका अधिक से अधिक प्रयोग कैसे करना है। तो ये थे इनके इम्पोर्टेंस। तो अभी हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसके साथ उसकी परिभाषाएं, उसके क्षेत्र और उसके महत्व की बात की, राइट। ओके, थैंक यू।